नमस्कार के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। कुछ अहम खबरों का रुख करेंगे। पटना में आज बिहार बीजेपी चयन समिति की बैठक, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर 6 बजे पटना में होगी बड़ी बैठक। चुनाव के उम्मीदवारों के नाम और सीट शेयरिंग पर चर्चा। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल करेंगे अध्यक्षता। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, पटना से बड़ी खबर। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल करेंगे अध्यक्षता। चुनाव समिति के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। पटना से बड़ी जानकारी सामने आई है। चुनाव के उम्मीदवारों के नाम और सीट शेयरिंग पर चर्चा की बात सामने आई। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल करेंगे अध्यक्षता। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चुनाव समिति के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। चुनाव समिति के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे मौजूद। पटना में आज बिहार बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। विधानसभा चुनाव को लेकर 6 बजे पटना में होगी बड़ी बैठक। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। चुनाव के उम्मीदवारों के नाम और सीट शेयरिंग पर चर्चा। आम जानकारी, विधानसभा चुनाव को लेकर 6 बजे पटना में होगी बड़ी बैठक। चुनाव के उम्मीदवारों के नाम और सीट शेयरिंग पर चर्चा की बात सामने आई है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अध्यक्षता करेंगे। पटना में आज बिहार बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर 6 बजे पटना में होगी बैठक। अहम खबर आपको हम बता दें। चुनाव के उम्मीदवारों के नाम और सीट शेयरिंग पर चर्चा। और आगे बढ़ेगी खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं। अहम जानकारी आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर डंडैया में बनेगा 1250 मीटर लंबा फ्लाईओवर। डंडैया में जाम से राहत के लिए फ्लाईओवर बनेगा। जाम से राहत के लिए 1250 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनेगा। सेतु निगम ने फ्लाईओवर का प्रस्ताव तैयार किया। नीरा हॉस्पिटल से मामा चौराहे तक फ्लाईओवर का प्रस्ताव। अलीगंज कुर्सी रोड डंडैया की आबादी को लाभ मिलेगा और लागत लगभग 125 करोड़ रुपए अनुमानित है। सर्वे का काम भी पूरा हो गया है। प्रस्ताव शासन को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। फ्लाईओवर की रेंज में आने वाले मकान, दुकानें भी टूटेंगी। सेतु निगम ने 14 सितंबर से शुरू किया था सर्वे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, पूरी जानकारी क्या है? इस फ्लाईओवर के बनने से कई लोगों को लाभ मिलने वाला है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए डंडैया ये लखनऊ का वो क्षेत्र है जहां पर काफी जाम की वजह से लोग जो है परेशान होते थे, जिसको देखते हुए जो है 1250 मीटर का जो है एक लंबा पुल की परमिशन दे दी गई है। और इसकी लागत के लिए जो कहा गया है कि 125 करोड़ रुपए इसको बनाने में लगेंगे, तो ये इसकी भी अनुमति के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से डंडैया में इस पुल के बनने के बाद जाम की स्थिति जो है काफी सुधार होगी। इसकी पूरा सर्वे पूरा किया जा चुका है। सर्वे पूरा करने के बाद पुल फ्लाईओवर के बनने की शुरुआत होगी। और साथ ही साथ सबसे थोड़ी प्रॉब्लम जो है आम जनता को ये देखने को जरूर है कि इस फ्लाईओवर में जो मकान या दुकानें जो आएंगी वो हालांकि तोड़ी जाएंगी, जिससे कि कुछ आम जनता को इसकी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि जो दुकानदार हैं वो इसका विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से इस फ्लाईओवर की बनने की अनुमति हो गई है और 125 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर बनाया जाएगा। जी
बहुत शुक्रिया आपका मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से खबर है, आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चों पर हमला किया। 1 दर्जन बच्चों पर हमला कर घायल किए जाने की बात सामने आई है। मवेशियों को भी नोच कर घायल किया। गांव में दहशत का माहौल है। घर के बाहर नहीं जा पा रहे छोटे बच्चे, साइकिल से जा रहे कई व्यक्तियों को किया घायल। कुछ घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना सकरन क्षेत्र महाराजनगर गाँव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गाँव में दहशत का माहौल। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबरार अली जुड़ चुके हैं। अबरार, कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। कई बच्चों को घायल किए जाने की बात, कई मवेशियों को भी घायल किए जाने की बात सामने आ रही है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी, आपको बताना चाहूंगा ये सीतापुर के थाना सकरन क्षेत्र के महाराजनगर गांव का, जहां पर आज सुबह ही जो है एक कुत्ते ने जो है हमला कर दिया है, जिसमें 1 दर्जन जिसमें बच्चे हैं और उसमें अन्य भी शामिल हैं बताया जा रहा है। तो वहां पर छोटे बच्चों पर उसने हमला किया है, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत है। उनका कहना है कि गांव के बाहर बच्चे खेलने जाते हैं और कुत्ते द्वारा हमला कर दिया जाता है, जिसमें एक कुत्ते को ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पीट कर मार भी डाला है। लेकिन इसके अलावा अन्य कुत्ते हैं जो लगातार हमलावर हैं। उसके लिए वो गांव से बाहर बच्चे खेलने नहीं जा पा रहे हैं, लोग मवेशियों को लेकर नहीं जा पा रहे हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन से भी बात की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बहुत शुक्रिया अबरार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, थाना सकरन क्षेत्र के महाराजनगर गांव का पूरा मामला सामने आया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से आवारा कुत्तों के विरोध में सुर उठे। आवारा कुत्तों के विरोध में किया गया जोरदार प्रदर्शन। महिलाओं ने पुरुषों के साथ मिलकर निकाला पैदल मार्च। हाथ में तख्ती लिए बच्चे भी पैदल मार्च में शामिल हुए। आवारा कुत्तों के द्वारा घटनाओं पर सोसाइटी वासियों की नाराजगी। प्राधिकरण से आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में छोड़ने की मांग की गई है। बच्चों व महिलाओं को शिकार बना रहे आवारा कुत्ते। बिसरख थाना क्षेत्र के पंचशील ग्रीन सोसाइटी में प्रदर्शन की बात सामने आई है। और अब सीधा आपको लेकर चलते हैं बिहार चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीर आपको दिखाएंगे। 217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने एक ऐसा कार्य किया जो कि पूरे देश में अनुकरणीय है। मैं निवेदन करूंगा कि करतल ध्वनि के साथ हमारे योद्धाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग न केवल अपने बूथ में मतदाताओं के साथ काम करते हुए आपने न केवल मतदाता सूची को शुद्ध की है, बल्कि पूरे देश में बाकी बूथ लेवल ऑफिसर्स जब इस कार्य को करेंगे तो उनको आपसे बहुत बहुत प्रेरणा मिलेगी। जैसे कि विश्व को बिहार की वैशाली ने ही गणतंत्र का रास्ता दिखाया था, वैसे ही आप सभी लोग मिलकर अब देश को मतदाता सूची को शुद्ध करने के कार्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बीएलओ से निवेदन है थोड़ा आगे आ जाएं फटाफट, और ताकि एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए, फिर आप लोग जा सकते। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमीशन से कि काइंडली खड़े हो जाए। धन्यवाद। बीएलओ से निवेदन करूंगा कि वो अपनी
मैं माननीय चीफ इलेक्शन कमिश्नर सर श्री ज्ञानेश कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना वक्तव्य दें। ऑनरेबल भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी, ऑनरेबल डॉक्टर विवेक जोशी, भारत के निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम, बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्री विनोद गुंजियाल जी और बिहार की इस पावन भूमि के हमारे मीडिया सहकर्मी, हम से पहले भारत के सभी मतदाता के अभिनंदन करते विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के सफलतापूर्वक संपन्न करने खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आद्वाद जतावत बनी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार के सब मतदाता सभक अभिवादन करे। आपके माध्यम से मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। अपनी भागीदारी निश्चित करें, जिम्मेदारी निभाएं, मतदान अवश्य करें। अपना भागीदारी पक्का करी, जिम्मेदारी निभाएं, आप वोट जरूर करिए। धन्यवाद। अब हम आपके समक्ष एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देंगे जिसमें कि बिहार के आने वाले इस चुनाव में जो चुनाव आयोग ने नई पहलें की हैं, जो कि अब देश भर में भी लागू होंगी, उनके बारे में हम आपको बतला सकें। नेक्स्ट। बिहार में 243 जनरल कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, ST 2, ST 38। नेक्स्ट। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। पूरी चुनाव आयोग की टीम पिछले 2 दिनों से बिहार में है। हालांकि इसके पहले भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं। आने के बाद सबसे पहले चुनाव आयोग ने बिहार की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बिहार के सभी DM, SP, SSPs, IG, DIGs, कमिश्नर्स के साथ साथ सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज के हेड और नोडल ऑफिसर्स के साथ भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर और CAPF के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद बिहार के मुख्य सचिव, बाकी सचिव के साथ भी बैठक हुई, DGP से के साथ बैठक हुई और अब हम आखिरी चरण में हैं। जो सब कुछ हुआ उसका ब्यौरा आपको देकर फिर हम लोग वापस दिल्ली प्रस्थान करेंगे।
नेक्स्ट। बिहार से शुरू होने वाली कुछ पहलों में सबसे पहले परिशीलन, ट्रेनिंग। बूथ लेवल एजेंट्स की पहली बार चुनाव आयोग ने ट्रेनिंग की और बिहार के सभी बूथ लेवल एजेंट्स 1 की ट्रेनिंग कुछ माह पूर्व ही दिल्ली में संपन्न हुई। साथ ही साथ बूथ लेवल ऑफिसर्स की भी ट्रिपल आईडीएम में ट्रेनिंग हुई और अभी तक देश भर के लगभग 700 बूथ लेवल ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग पूरी की जा चुकी है। साधारण तौर से पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग जिला या स्टेट में ही होती थी, लेकिन इस बार एक मानक के तौर पर उसको दिल्ली में भी ट्रेनिंग शुरू की गई। मतदाता सूची, इसमें सबसे बड़ी पहल रही विशेष गहन परीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये कार्य 24 जून 2025 से शुरू हुआ और कालावधि पूर्ण होने से पहले ही समयबद्ध तरीके से सभी मतदाताओं के सहयोग के साथ समाप्त हुआ। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स, निर्वाचक पंजीयक अधिकारी जो इतनी मेहनत के साथ ये कार्य करते हैं, उनके मानसिक मोटिवेशन के लिए उनका रिन्यूमरेशन भी बढ़ाया गया। काफ़ी वर्षों के बाद ये पहली बार हुआ और ख़ास तौर से ईआरओज़ और एईआरओज़ को पहली बार ऑनरेडियम देने की व्यवस्था की गई। पहले ये बात सुनने में आती थी कि वोटर कार्ड मिलने में बहुत देरी होती है, इसलिए चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड के वितरण की हर चरण की एनालिसिस करते हुए अब उसको 15 दिन के अंदर हमारे मतदाता को मिल जाए, ऐसी व्यवस्था की। बूथ लेवल ऑफिसर्स को जब वो मतदाता के पास जाएं तो मतदाता उनको सुगमता से पहचान पाएं, इसलिए बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए भी फोटो आईडी कार्ड्स शुरू किए गए। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, विकास की गति के साथ चलते हुए हर जगह ये समस्या मतदाता लोग बताते थे कि कई बार जब लाइन में खड़े होते हैं तो मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है। आजकल मोबाइल कोई नहीं छोड़ना चाहता, तो इसलिए बूथ के कमरे के ठीक बाहर मोबाइल जमा कर अपना वोट देने के बाद ठीक बाहर आएं और अपना मोबाइल ले जाएं। ऐसी व्यवस्था की ट्रायल की जा चुकी है पिछले बाई इलेक्शंस में और बिहार में ये पूरे राज्य में लागू होगा, सभी 90,000 पोलिंग बूथ पर। फिर एक बात ये भी समझ में आई कि जो मतदाताओं को वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप दी जाती है, जिससे कि उनको पता लग जाए कि ये बूथ कहाँ पर है और अगर चाहें तो पहले भी जाके देख सकते हैं, उसमें बूथ की संख्या और पता बड़े फॉन्ट में, अगर आप देखेंगे इसमें तो लाल रंग से उसमें चौकोर किया हुआ है, तो बड़े फॉन्ट पर आप दूर से ही देख सकते हैं, जिससे कि आप अपने मतदान केंद्र में बड़ी सुगमता के साथ जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने टेक्नोलॉजी का सहारा कई वर्षों से लिया हुआ है। धीरे धीरे करते करते लगभग 40 एप्लीकेशंस बन चुकी थी, जिसको कि हर मतदाता को या स्टेक होल्डर को बार बार अलग अलग लोड करना पड़ता था। इसलिए सबको मिलाकर एक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसका नाम है वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI नेट।
इसका प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन अभी जारी है और बिहार में इसको लागू भी किया जाएगा और इसके बाद भी अगर कोई काम बचेगा तो उसको पूर्ण करेंगे। कई बार ये बात भी आती थी कि चूंकि पोलिंग स्टेशंस पर मतदाताओं की संख्या 1500 या उससे अधिक हो जाती थी तो बहुत लंबी लंबी क्यूज लग जाती थी और खास तौर से आखिरी घंटों में क्यू को मैनेज करना मुश्किल भी हो जाता था। इसलिए चुनाव आयोग ने संयुक्त निर्णय लिया कि अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश तक किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज़्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे कि वोट डालने में हमारे मतदाताओं को सुविधा मिले। कानून के अंतर्गत कैंडिडेट्स पोलिंग बूथ के कुछ दूरी के बाहर अपने बूथ्स लगाते हैं। कई बार वो लोग भी मतदाताओं को सहूलियत देने के लिए उनका मार्गदर्शन करते हैं कि आपका बूथ ये वाला है या उस कमरे में है। तो पहले ये काफ़ी दूर लगाने की अनुमति होती थी, अब 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग स्टेशन से हर प्रत्याशी अपने बूथ लगाने के लिए स्वतंत्र है। पहले ये बात भी आती थी कि जो वेबकास्टिंग है, जो पोलिंग बूथ के अंदर जो वेबकास्टिंग होती है वो कहीं 50% या कम से कम 50% या 60% बूथों पर होती थी और अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश में जब भी चुनाव होंगे 100% वेबकास्टिंग हर पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी। कई बार प्रत्याशियों ने ये बात कही कि जब ईवीएम पर जो बैलेट पेपर या कागज लगता है उसमें जो उनकी फोटो आती है वो ब्लैक एंड वाइट होती है और इसलिए मतदाता को पहचानने में कई बार दिक्कत हो जाती है। हालांकि चुनाव चिन्ह तो रहता है और साथ ही साथ ये भी बात आई कि सीरियल नंबर भी बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए बिहार के चुनाव से शुरू करके पूरे देश में अब सीरियल नंबर का फॉन्ट भी बड़ा होगा और प्रत्याशियों की फोटोग्राफ वो कलर्ड फोटोग्राफ लगाई जाएंगी। मतगणना पहले जब वोट्स की काउंटिंग होती थी तो अगर फॉर्म 17C, जिसके बारे में आपको बाद में आगे बताऊंगा, अगर उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट्स को देते हैं और ईवीएम की काउंटिंग यूनिट में अगर कोई भी मिसमैच होगा तो ऐसी सभी वीवीपैट की गिनती पूर्णतः की जाएगी। इसी तरीके से पोस्टल बैलेट्स की गिनती भी ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले पूर्ण करना अनिवार्य होगा और ईवीएम के आखिरी 2 राउंड उसके बाद ही शुरू होंगे। नेक्स्ट, और सबसे बड़ी बात, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उसके बाद हमारे सारे मीडिया कर्मी और काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि कितने वोटर्स थे, कितने लोगों ने वोट किया, कितनी महिलाओं ने वोट किया। ये सारा डिटेल इंडेक्स कार्ड में अवेलेबल होता था और पहले हम इसको अलग से लेकर फिर चुनाव के समाप्त होने के बाद काफ़ी दिन लग जाते थे इसको इकट्ठा करने में, उसके बाद हम इसको वेबसाइट में डालते थे। और अब चूँकि धीरे धीरे ECI नेट का प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इसलिए ये डिजिटल इंडेक्स कार्ड्स चुनाव खत्म होने के कुछ दिनों के भीतर ही आप सभी को देखने को मिलेंगे। ये था छोटा सा एक ब्यौरा जो बिहार अब पूरे देश को राह दिखाने जा रहा है। 17 नए इनिशिएटिव्स जो कि बिहार में सफलतापूर्वक कुछ लागू हो चुके हैं और कुछ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस में लागू होंगे और कुछ काउंटिंग में लागू होंगे। इसके पहले कि हम लोग सवाल जवाब का दौर शुरू करें,
कुछ चीजें मैं आपको बतलाना चाहता हूं। भारत में चुनाव संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानून और रूल्स के अंतर्गत होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी व्यवस्था है भारत के चुनाव और भारत का चुनाव आयोग, और ये व्यवस्था कई चरणों में बटी हुई है। जैसे आपने देखा, मतदान केंद्र स्तर पर बूथ लेवल ऑफिसर, उनके ऊपर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अर्थात ईआरओ अर्थात निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, जो कि एसडीएम स्तर के होते हैं। जो मतदाता सूची होती है उसको बनाने की जिम्मेदारी ईआरओस की होती है। बिहार के 243 हर विधानसभा में एक ईआरओ होता है, और उन्होंने मिलकर बीएलओस के साथ मिलकर 243 ईआरओस, 90,217 बीएलओस ने मिलकर काफी वर्षों के बाद, लगभग 22 वर्षों के बाद, मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया। अगर ईआरओ के निर्णय में किसी का मत, किसी का नाम अगर वोटर लिस्ट में ना आ पाए, या किसी गलत आदमी का नाम आ जाए, तो इसके ऊपर डीएम के पास अपील होती है, और अगर डीएम के डिसीजन में अगर कोई भी त्रुटि किसी भी मतदाता को लगती है तो उसकी अपील चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास होती है। तो इस तरह से विकेंद्रीकृत वैधानिक अधिकारियों के तहत मतदाता सूची बनाई जाती है। इसी तरीके से जब चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग हर विधानसभा के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त करता है, जिसका कार्य होता है अपने विधानसभा में चुनाव कराना, और जो भी उसका रिजल्ट आता है वो रिटर्निंग ऑफिसर प्रख्यापित भी करते हैं और चुनाव आयोग के निर्देशों का और कानून का अक्षरशः पालन करते हैं। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि भारत के चुनाव दो भागों में बटे हुए हैं, एक मतदाता सूची को बनाना और दूसरा चुनाव कराना, और दोनों में विकेंद्रीकृत वैधानिक अधिकार दिए गए ईआरओस और रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, और वो चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, और अगर उनके पालन में कहीं भी त्रुटि हो तो चुनाव आयोग उनको सुपरवाइज, डायरेक्ट और कंट्रोल भी करता है। इन छोटे शब्दों के साथ मेरे ख्याल से मैंने आपको चुनाव के बारे में कुछ जरूर बताया, और आई थिंक वी कैन ओपन द। धन्यवाद सर। अभी हम अपना क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू करेंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आज के क्वेश्चंस आप केवल बिहार असेंबली इलेक्शंस तक ही सीमित रखिएगा, ताकि जो जानकारी आपको चाहिए वो उसका समय रहे साहब के पास उस की जानकारी देने के लिए। आप काइंडली रेज योर हैंड्स, मैडम आएंगी आपके साथ माइक पे, आपका क्वेश्चन लेंगी। हम पहले 5 क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद फिर 5 क्वेश्चन, इस तरह चलेंगे। मैडम दीजिए इधर। सर, मेरा नाम ब्रजेश मिश्रा है और मैं आईएनएस न्यूज़ एजेंसी से हूँ। सवाल ये है कि जिस तरीके से बिहार में शुद्धिकरण का काम किया गया और बहुत सारे आरोप लगे, तो और राहुल गांधी ने, नेता विपक्ष हैं, उन्होंने वोट चोरी तक का आरोप लगाया, और फिलहाल वो कोलंबिया घूम रहे हैं। ऐसे में आप कितना सीरियस उनके आरोपों को लेते हैं, और उनके एटम बम, नाइट्रोजन
बम और हाइड्रोजन बम से आयोग कितना घायल महसूस कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इधर दीजिए मैडम। सर आपने SIR कराया, लेकिन कई आपका सारे नाम? मेरा नाम मनीष है, मैं डिकोडर से हूँ। आपने SIR बिहार में कराया, इतना बड़ा जाइगेंटिक टास्क था। कई सारे इलेक्शन एक्सपर्ट्स एनालिस्ट जिसमें आपके फॉर्मर CEC हैं, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा एक्सरसाइज है, इतने बड़ा एक्सरसाइज इलेक्शन बाउंड स्टेट में 4 महीने पहले कराना, ये इलेक्शन कमीशन का इनकम्पिटेंस है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा। दूसरे कई लोगों ने कहा कि ये 50 सालों में चुनाव आयोग के द्वारा सबसे वर्स्ट डिसीजन था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये इनकम्पिटेंस प्लस kindly मोटिवेटेड question. डिसीजन Question इसलिए पूछिए, रहा please. कि इसमें कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को जानबूझकर एक्सक्लूड करने की कोशिश की गई। सो व्हाट इज योर रिस्पांस टू, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस चार्जेस ऑफ इनकम्पिटेंस प्लस मोटिवेटेड डिसीजन? दूसरा मेरा एक ये है कि काइंडली आपने प्लीज लेट्स रिस्ट्रिक्ट टू वन क्वेश्चन, वील कम बैक टू यू, नो प्रॉब्लम। इधर दीजिए, ये साहब बैठे। सर मेरा नाम शशि भूषण है, मैं प्रभात खबर अखबार से हूँ। सर मेरा सवाल है कि बिहार के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनका आरोप है कि एक ही घर में कई कई मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। तो ये जो हाउस लिस्टिंग का काम है, क्या इसमें सुधार होगा या वैसे ही रहेगा? दूसरा सर ये है कि फॉर्म 70C इसको लेकर क्या है कि क्या जो पहले वोटर एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी के चले जाते हैं, तो उनकी क्या बाध्यता रहेगी कि वो लेकर और हस्ताक्षर करके ही वहाँ से जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी से एक जुड़ा हुआ है सर, एक और जुड़ा शशि हुआ जी है आप काइंडली ऐसे। सर, मॉक पोल को लेके क्या जितने पॉलिटिकल पार्टी भाग लिए हैं और जो नहीं लिए हैं, क्या उनका ब्यौरा आप जारी करेंगे? सर गुड मॉर्निंग, आई कौशलेंद्र मिश्रा फ्रॉम हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। सर मेरा सवाल एक है कि बिहार चुनाव हो या देश के कहीं भी चुनाव होते हैं, एक पैरामीटर फिक्स है कि प्रत्येक उम्मीदवार सर्टेन अमाउंट ही खर्च कर पाएगा, लेकिन हकीकत में वैसा होता नहीं है। तो इसको मॉनिटर करने के लिए कोई सख्त कदम CEC उठाएंगे? और दूसरा सर एक सवाल है, You will have to repeat the question. सर सवाल ये था कि एक पैरामीटर फिक्स है कि 40 लाख विधानसभा में खर्च कर पाएंगे उम्मीदवार, तो उससे अमूमन एक्सीड ही करता है, ये नॉन फिगर है, ये बातें हैं। तो इसको मॉनिटर कैसे सुनिश्चित कराएंगे आपकी लिमिट में वो खर्च हो? दूसरा सर एक इसी से जुड़ी हुई सवाल है कि हमारे कई उम्मीदवार हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियां मान्यता प्राप्त आपके यहाँ से हैं, जिनके उम्मीदवार बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, उन पे छोटे मोटे अपराध के मामले भी होते हैं। तो क्या वैसे उम्मीदवारों के लिए जो 3 अखबारों में या ये पब्लिश करने की बाध्यता है, उसमें भी कोई आप रिलैक्सेशन देने जा रहे हैं? थैंक यू। हाँ जी बताइए। सर मैं रजनीश जी, बिहार झारखंड से। और सर एक सवाल है कि जो बिहार सरकार अभी जो गणना कराई थी यहाँ पे, उसमें सेक्स रेशियो जो है 914 था प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की जो संख्या, और अभी आपकी ओर से जो SIR हुआ है तो उसमें ये संख्या घट गई है। तो क्या महिलाओं के नाम कटे हैं ज़्यादा या फिर जुड़ नहीं पाए हैं प्रॉपर? इसमें जो अंतर है, इसमें क्या वजह है? सर ब्रजकिशोर दुबे, सर ब्रजकिशोर दुबे, प्लीज अभी आंसर लीजिए, फिर नेक्स्ट राउंड में। सर एक सवाल ले लिया जाए। आते हैं हम, नेक्स्ट राउंड में आते हैं आपके पास, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले 17C के बारे में बतलाना चाहूंगा, मॉक पोल और 17C। हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं द्वारा मतदान होने से पहले एक मॉक पोल होता है, और मॉक पोल में प्रत्याशियों द्वारा नामित पोलिंग एजेंट्स के समक्ष EVM और VVPAT, EVM में पोलिंग की जाती है और VVPAT से उसका मिलान किया जाता है। मॉक पोल करना आवश्यक होता है जिससे कि पारदर्शिता का अनुभव हमारे प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स भी कर सकें। इसीलिए आपके माध्यम से ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिहार के आगामी चुनावों में जो जो प्रत्याशी खड़े हों
वो अपने बूथों पर अपने पोलिंग एजेंट्स जरूर नामित करें। इसी तरीके से जब मतदान पूर्ण हो जाता है तो कानून के अंतर्गत उस समय जो पोलिंग एजेंट्स उपस्थित होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ईवीएम में देखते हैं कि टोटल कितने वोट पड़े और वो फॉर्म 17C में भरने के बाद उन पोलिंग एजेंट्स को देते हैं जो कि वहां उपस्थित होते हैं। तो आपके माध्यम से आगामी प्रत्याशियों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने पोलिंग एजेंट्स को मतदान शुरू होने से पहले पहुँचे, मॉक पोल अपने आंखों के सामने देखें और उसी तरीके से मतदान पूर्ण होने पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर से अपना फॉर्म 17C लेकर आएं। इस बात का जवाब मैं पहले दे चुका हूं कि जिन लोगों के पास अपने घर नहीं होते या जिन लोगों को पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज़ ने कोई घर का नंबर नहीं दिया होता है, तो या तो आसपास के घर का नंबर देते हैं और या कई बार शून्य लिख देते हैं। इसीलिए इसमें विचलित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब बूथ लेवल ऑफिसर किसी भी व्यक्ति का इन्यूमरेशन फॉर्म लेता है तो उसके ऊपर दावे और आपत्ति जताने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स मौजूद होते हैं। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर 1,60,000 से भी ज़्यादा बूथ लेवल एजेंट्स राजनीतिक दलों ने नामित किए। जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव के पहले कराए जाने के निर्णय की बात है, तो अगर आप लोक प्रतिनिधित्व कानून के हिसाब से अगर चलेंगे तो रिवीजन हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग को कराना लॉफुल है और लॉ के अंतर्गत कराना ही होता है। किसी का ये कहना कि रिवीजन चुनाव के बाद होना चाहिए वो न्याय संगत नहीं। एक और विषय आया कि जब हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने घर घर जाकर मतगणना के फॉर्म्स की भरवाई की और ड्राफ्ट सूची में जिन लोगों का नाम आया 1 अगस्त 2025 को, और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों को, सभी बूथ लेवल एजेंट्स को 1 अगस्त से लेकर पहले 1 सितंबर तक अपने दावे और आपत्ति, अर्थात अगर किसी का नाम छूट गया है तो बताने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अखबारों में ऐड दिए गए और इसी तरीके से अगर किसी अयोग्य आदमी का नाम अंदर चला गया है तो फॉर्म 7 भरने के बाद उसका नाम कटवाने की अर्जी देने के लिए कहा गया। ये कार्य 1 सितंबर को पूर्ण हुआ। चूंकि शायद और वास्तव में हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया था, तो बहुत अधिक न तो दावे आए न आपत्तियां आईं, और अगर आई भी तो लोगों ने अपना नाम कटवाने के लिए दी, शायद क्योंकि उन्हें तब तक इस बात का काफ़ी अवेयरनेस हो चुकी थी कि आपका वोट सिर्फ एक जगह होना चाहिए। किसी आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों